हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, पहले बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में होती थी, पर अभी इस साल उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। बट इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसका जिस्ट चाहिए होगा। ठीक है, जस्ट द जिस्ट, नॉट लॉट ऑफ डिटेल। ठीक है, सबसे पहली बात तो बेटा ये जो हमारा स्फीयर है, ये कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, ये स्फीयर कैसा कैसा हो सकता है। एक तो ये स्फीयर इंसुलेटिंग मटेरियल का हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, वुड का स्फीयर। ठीक है ना, या फिर किसी कंडक्टिंग मटेरियल का हो सकता है, जैसे कि किसी मेटल की बॉल हो। ठीक है ना, कॉपर का स्फीयर, एल्यूमिनियम का स्फीयर। फिर इंसुलेटिंग में भी दो तरीके का हो सकता है, ये हॉलो मतलब बीच में से खोखला। ठीक है, या फिर सॉलिड। ठीक है, और कंडक्टिंग भी दो तरीके का हो सकता है, हॉलो और सॉलिड। तो इतने सारे केसेस जो है हमारे बनते हैं स्फीयर के। ठीक है, बट पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट समझ लेते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक जस्ट देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा होता है कि अगर मेरे पास चार्ज स्फीयर है, सपोज करो आई हैव ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कोई सी भी रेडियस हो सकती है, कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, आई हैव ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, और चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को फ़र्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, अगर स्फीयर हॉलो है, ठीक है, कैसा स्फीयर है, हॉलो। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर चाहे इंसुलेटिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, ठीक है, दोनों ही केस में, क्योंकि अंदर तो हवा है, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, अंदर तो हवा होती है। ठीक है ना, तो चाहे क्या कहते हैं, स्फीयर कंडक्टिंग हो या इंसुलेटिंग मटेरियल का हो, अगर वो हॉलो है, अंदर से खोखला है, तो चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेगा, सिर्फ उसके सरफेस पे। चार्ज अंदर नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास स्फीयर सॉलिड है, ठीक है, इफ़ आई हैव ए सॉलिड स्फीयर, तो उस केस में क्या होता है बेटा, सॉलिड स्फीयर के केस में इफ़ इट इज़ इंसुलेटिंग, अगर तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना है तो ही अंदर चार्ज स्टेबल रह सकता है। लेकिन यही अगर हमारा कंडक्टिंग मटेरियल का होता, ठीक है ना, कैसा होता, कंडक्टिंग मटेरियल का, तो इस केस में चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज अंदर रिसाइड कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के सरफेस पे रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक और चार्ज क्योंकि सरफेस पे है, अंदर नहीं है, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना बेटा, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना, वो सरफेस से स्टार्ट करती हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, वो अंदर से स्टार्ट नहीं करती। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर से नहीं आएगी। सेंटर से क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जब यहाँ कोई चार्ज था ही नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से ओरिजिनेट होगी और परपेंडिकुलर ये रेडियली आउटवर्ड चली जाएगी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। यही अगर नेगेटिव होता तो सरफेस पे आके ख़त्म हो जाती, अंदर नहीं जाती। ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन कुछ हमारे काम की थी। तो हमें पता चला दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है, तो यही अगर हम एक स्फीयर ले लें, इफ़ आई टेक दिस स्फीयर, ठीक है ना, और इस पर वही हम बेटा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कुछ भी दे सकते हैं, बस पोटेंशियल को फ़र्क पड़ेगा। इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो बेटा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था, हमने डिराइव किया था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहाँ पे v पोटेंशियल है, dv वेरी स्मॉल पोटेंशियल है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, और dv बाई डी आर है पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है। तो अगर हम इस डी आर को LHS में लाएंगे तो ये ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ठीक है। डी वी इज़ अ वेरी स्मॉल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, ठीक है ना। जब हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो डी वी का इंटीग्रेशन, इस डी वी का इंटीग्रेशन तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि सरफेस के अंदर, अगर आप सरफेस के अंदर देखें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम ई को ज़ीरो ले लेंगे, करेक्ट। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो डी आर, और हम जानते हैं बेटा कि ज़ीरो का जो इंटीग्रेशन है ना वो कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। हम क्लास 11th में इंटीग्रेशन लगाया था, तो यहाँ लिख देते हैं v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर, मेटल स्फीयर, क्योंकि मेटल कंडक्टिंग होता है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज्ड मेटल स्फीयर, तो यहाँ पे पोटेंशियल हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एक कांस्टेंट होता है और अब हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो आप देखिए बेटा, अगर सपोज करो मुझे इससे, इसके सेंटर से यहाँ एक पी पॉइंट है, मान लो आई हैव ए पी पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है और इस पी पॉइंट की दूरी सेंटर से है आर, और इस स्फीयर को हमने जो चार्ज दिया है इसका टोटल चार्ज है क्यू। तो बेटा अगर हम स्फीयर से बहुत दूर अगर पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है ना, तो हम इस स्फेरिकल चार्ज को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, क्योंकि इसके रेडियस के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो दूर से हमें ये बॉल बहुत छोटी होते होते एक पॉइंट के बराबर नजर आएगी, इट कैन बी कंसिडर एज अ पॉइंट चार्ज, और इसका पोटेंशियल आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q अपॉन डिस्टेंस r। अब यही अगर हम ये पॉइंट P को नज़दीक लाते 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 लाते, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, तो सरफेस पे पोटेंशियल बताने के लिए हम स्मॉल r की जगह अगर, ठीक है ना, अगर इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R, तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q अपॉन डिस्टेंस कैपिटल R। कैपिटल R क्यों लिया हमने, क्योंकि अब हम पोटेंशियल इसके सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो सेंटर से सरफेस की दूरी कैपिटल R है, इसलिए हमने डिस्टेंस क्या ले लिया बेटा, कैपिटल R, ठीक है ना। तो हमारे पास पोटेंशियल एट द सरफेस आ जाएगा यहाँ पे q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है। चलिए अब आप देखो बेटा, जब हमने यहाँ पोटेंशियल निकाला था तो डिनोमिनेटर में स्मॉल r आया था, जो कि एक बड़ी वैल्यू है, दिस इज़ लार्ज वैल्यू, तो पोटेंशियल कम था, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके सरफेस पे नज़दीक आते गए तो स्मॉल r डिक्रीज़ करते करते किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के। अब पोटेंशियल के डिनोमिनेटर में जो है, पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में कैपिटल R है, कैपिटल R एक छोटी वैल्यू है, कैपिटल R इज़ वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, ठीक है ना। कैपिटल R एक छोटी वैल्यू है, इसलिए पोटेंशियल क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब है हम जैसे जैसे चार्ज स्फीयर के नज़दीक जाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस r डिक्रीज़ करता है और पोटेंशियल v इंक्रीज़ करता है, और इंक्रीज़ करते करते मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे, एट द सरफेस। ये सरफेस पे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल की ये जो वैल्यू है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारी पोटेंशियल की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना।
मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बात आती है कि हमने पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब जब हम अंदर जाएंगे स्फीयर के, अभी तो बाहर से आते 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 हम सरफेस पे आए ना, अब अगर हम सरफेस के अंदर जाएंगे तो आपको एक्सप्रेशन क्या दिया, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट किसके बराबर है, इसके बराबर। मतलब जैसे ही हम स्फीयर के नज़दीक जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ते 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 यहाँ सरफेस पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है। और अब हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो पोटेंशियल अब और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेन करी थी वो क्या रखेगा, कांस्टेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। किसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हमें कैसा दिखेगा, देखिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमने एक चार्ज्ड स्फीयर लिया, ठीक है, और हमें बनाना है अब ग्राफ किसके किसके बीच में, पोटेंशियल V वर्सेस डिस्टेंस स्मॉल r। तो देखिए बेटा, जैसे जैसे हम स्फीयर से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा, पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है ना। तो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा, हम इससे दूर जाएंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, और V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का एक्सप्रेशन फॉलो हो रहा है, इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हम बना देते हैं आउटसाइड द स्फीयर के लिए। तो हमने आउटसाइड द स्फीयर के लिए सपोज़ यहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, ये देखिए ये। ठीक है, अभी स्फीयर के बाहर की बात हो रही है, तो सपोज़ करो इतना पोटेंशियल था, अब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये डिक्रीज़ करते 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 इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाके कहीं ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ तो पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू होती है किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R, जहाँ पे कैपिटल R इसका क्या है, रेडियस। ये क्या है आपका रेडियस, अगर ये रेडियस है तो ये भी आपका रेडियस होगा, दिस इज़ 0 एंड दिस विल बी कैपिटल R। ठीक है ना। अब लेकिन जब हम स्फीयर के अंदर आते हैं, पहले तो हम इसके पॉइंट बता दें, यहाँ पे स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के, एंड दिस इज 0। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ तो पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, अब जैसे ही अंदर जाएंगे तो पोटेंशियल ना तो इंक्रीज़ करता है ना तो डिक्रीज़ करता है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर आपने ऊपर बनाया इसका मतलब है पोटेंशियल बढ़ गया, अगर आप लाइन नीचे बनाते इसका मतलब होता पोटेंशियल घट गया, लेकिन अंदर जो है पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसलिए हम ग्राफ भी इसका कैसा बनाएंगे, इस तरीके से। जस्ट गिव मी 30 seconds, माई पेन की बैटरी ऑफ हो गई है, सो आई कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ठीक है बेटा, तो आप देखिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने बना दिया पोटेंशियल को कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ V की एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी, V वॉज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R, जहाँ पे Q इसका चार्ज है और जो कैपिटल R है वो इसकी रेडियस है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टिंग हॉलो और सॉलिड, कैसा भी स्फीयर हो। ठीक है, चलिए अब आती है बेटा अगले टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, आपको फर्स्ट लेक्चर में ही इस चैप्टर के मैंने जो है पोटेंशियल एनर्जी और ईएमएफ के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया था, और आपको बताया था कि ईएमएफ का डिटेल जो है चैप्टर 3 में आएगा, अगले चैप्टर में आएगा। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस बताया था। तो पोटेंशियल V और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है कि पोटेंशियल के केस में हम एक छोटे से टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आते हैं। ठीक है,
और पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम इन्फिनिटी से जिस चार्ज को लाते हैं वो बहुत छोटा यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं it is the amount of work done in bringing another charge from infinity to the region, फील्ड रीजन होगा बेटा ये, ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज रखा है और मैं किसी दूसरे चार्ज को, यहाँ Q1 चार्ज रखा है, कोई Q2 चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, नज़दीक लाते 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 अगर मैं Q1 के पास लाके इसको इन्फिनिटी से नज़दीक लाते 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 अगर मैं Q1 के फील्ड रीजन में ला के रख दूँ, ठीक है, और ऐसे रखा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ R, ठीक है। तो जो मैंने वर्क किया है ये असेंबली करने के लिए, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल U से। बेटा इसकी डेरिवेशन हम कर चुके हैं। अगर आप पोटेंशियल की डेरिवेशन देखें पीछे जाके, बेटा अगर आप पोटेंशियल की डेरिवेशन देखें तो इसमें भी हमने क्या किया था, एक चार्ज पार्टिकल को Q डैश को Q के नज़दीक लेके आए थे। अब मैं क्या कह रही हूँ, Q1 के नज़दीक किसको लेके आना है? Q2 से। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम Q1 Q2 लें, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 लें, Q डैश लें, उससे डेरिवेशन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए इसमें भी हम Q डैश को इन्फिनिटी से जो है इस सोर्स चार्ज Q के पास लेके आए थे और उसमें जो वर्क लगा था हमने उस वर्क की वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क की वैल्यू निकाली है ना हर स्टेप में, और उस वर्क डन की वैल्यू आई है ये, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर आपको कन्फ्यूजन लग गया कि मैम ये तो हेडिंग जो है यहाँ पे दिखा रहा है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और आप कह रहे हैं कि यही डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी की है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत छोटा सा फ़र्क है। पोटेंशियल में हम वर्क डन निकालते हैं ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज पार्टिकल। ये जो चार्ज होता है ये यूनिट मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो ये चार्ज Q डैश है ये यूनिट मैग्नीट्यूड का नहीं होता। तो आप देखिए, और वर्क डन दोनों ही होते हैं। तो यहाँ तक अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने Q डैश की जगह 1 सब्सटीट्यूट नहीं करा, ठीक है ना। यानी कि ये यूनिट चार्ज का नहीं है, यूनिट का मतलब होता है 1 जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। तो अभी हमने इस फॉर्मूला में Q डैश की वैल्यू 1 नहीं लगाई, तो इसका मतलब है दिस इज़ अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जहाँ आपने इस Q डैश को यूनिटी बनाने के लिए कि यहाँ पे Q डैश की जगह 1 आ जाए, ऐसा करने के लिए आपने Q डैश से डिवाइड किया था दोनों जगह, ठीक है ना। और ये कट के आपको यहाँ क्या मिल गया, जैसे ही आपने इसको Q डैश से डिवाइड करा तो ये कट के आपको यहाँ मिल गया 1 का मतलब यूनिटी। तो यही एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गया? पोटेंशियल के, ठीक है ना। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। पोटेंशियल एनर्जी में आपको यहाँ तक करना है, वी आर ब्रिंगिंग अनदर चार्ज Q डैश नियर अनदर चार्ज Q। और पोटेंशियल के केस में हम किस चार्ज को लेके आए हैं? यूनिट चार्ज को लेके आए हैं इन्फिनिटी से। बस इतना फ़र्क है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की डेरिवेशन में और इनके कॉन्सेप्ट में,
ठीक है। और आप एक्सप्रेशन में देख सकते हैं बेटा, जो हमें न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा, कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज़ बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और जो पोटेंशियल होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ ए सिंगल चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे दो चार्जेस से निकल के आती है जब वो आर डिस्टेंस दूर रखे होते हैं, जबकि पोटेंशियल हमारे एक चार्ज क्यू की वजह से होती है, सिंगल चार्ज क्यू की वजह से होती है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट की दूरी इस चार्ज से स्मॉल आर है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं बेटा हम, पोटेंशियल एनर्जी हमें ये भी कहा जा सकता है, इसमें अगर पहले तो मैं अगर आपको बोलूँ कि फॉर्मूला बताइए तो फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्जेस कौन कौन से हैं, Q1 और Q2, और कितनी दूर रखे गए हैं, R। तो ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर दिस केस, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप जो है किसी चार्ज Q1 की पोटेंशियल एनर्जी बताइए जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन किसी चार्ज की वजह से प्रेजेंट थी, ठीक है, बट हम नहीं जानते कि किस चार्ज की वजह से है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी अन्य चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है, हम नहीं जानते क्या मैग्नीट्यूड है, लेकिन इतना जानते हैं कि वो चार्ज ज़रूर है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे एक Q1 चार्ज सपोज है मेरे पास, इफ़ देयर इज़ सपोज सम Q1 चार्ज, अब अगर मुझे इसे इन्फिनिटी से इसके फील्ड रीजन में लाके यहाँ रखना है, और इसी तरीके से अगर एक Q2 चार्ज भी है मेरे पास और इसे भी बहुत दूर, ये बहुत दूर रखा हुआ था, बहुत दूर से धीरे धीरे लाते 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 यहाँ ला के रखना है। यहाँ ला के रखने का मतलब पता है क्या है, कि हम इसे फील्ड रीजन में भी लेके आए किसी की, ठीक है, हम इसे जो है फील्ड रीजन में भी लेके आए, प्लस हम इस चार्ज Q2 को Q1 के पास भी लेके आए, ठीक है। तो अब बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा कि हमने जो Q2 को ला के रखा है तो Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल r, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर जब हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी और हमने Q2 को इन्फिनिटी से नज़दीक लाते लाते Q1 के पास रखा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इतनी आ गई, ठीक है। अब इस केस में और इस केस में फ़र्क इतना है, ला हम इसे भी इन्फिनिटी से ही रहे हैं, लेकिन यहाँ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पहले से हमें दिया हुआ है जो किसी तीसरे चार्ज की वजह से है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं जानते, ठीक है। तो अब बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। हम इसको रब कर देते हैं, ठीक, चलिए। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तो पहले आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। हमने जो है पोटेंशियल का रिलेशन निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बाई R, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे ना तो ये तो कट जाएगा आपके पास, ठीक है ना। आप देखेंगे V/U इज इक्वल्स टू 1/Q डैश, यानी कि U इज इक्वल्स टू Q डैश इंटू V। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का Q डैश इंटू V के फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, इसको समझिएगा बेटा। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा है बिटवीन टू चार्जेस Q एंड Q डैश। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा है चार्ज Q डैश और किसी दूसरे चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है V उनके बीच में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखी है,
पर हमें ये नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से है, हम नहीं जानते इस चार्ज को। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा, हम उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जानते हैं, ठीक है ना। तो अब जब हमारे पास यहाँ पे Q1 चार्ज रखा है और हम इसे इन्फिनिटी से यहाँ लेके आ रहे हैं, अब हम इस चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ ला के रखा, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास Q की वैल्यू तो है Q1, लेकिन दूसरा चार्ज हम नहीं जानते, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस चार्ज को लाए हैं वो तो Q1 है, और जिस रीजन में लेके आए हैं उसका पोटेंशियल हमें कितना दिया है यहाँ पे V, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। चलिए, तो जैसे ही हम इस चार्ज को, बेटा ये चार्ज इन्फिनिटी पे बहुत दूर रखा था, जैसे ही हम इस चार्ज को करते 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 फील्ड रीजन में लाके यहाँ रखेंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको हम डिनोट कर सकते हैं Q1 इंटू वी R1। R1 क्या है? Q1, और वो जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसके बीच का कुछ ना कोई डिस्टेंस होगा, तो उसको हम R1 से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास Q2 चार्ज है और इसे भी हम बहुत दूर इन्फिनिटी से लाते 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 इस फील्ड रीजन में लेके आए हैं, तो इस चार्ज को इस फील्ड रीजन में लाने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी U2 है उसकी वैल्यू होगी Q2 इंटू VR2। लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो हमें इनके बीच की भी तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी चाहिए। तो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से तो ये हो गई, Q2 की पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सटर्नल फील्ड रीजन की वजह से ये हो गई। अब इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकालेंगे, ठीक है ना, और वो कितनी हो जाएगी? U3 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वर्क से आता है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम U1, U2 और U3 का एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा, इस केस में जब हमने इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक रखा था तो पोटेंशियल एनर्जी का एक ही एक्सप्रेशन था, लेकिन इन दोनों चार्जेस को जब हम इन्फिनिटी से लेके आए एक्सटर्नल फील्ड रीजन में, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का पहला, दूसरा, 3 एक्सप्रेशंस आए। ये पहला एक्सप्रेशन क्यों आया है? जब हम Q1 को इस फील्ड रीजन में लेके आए। ये दूसरा एक्सप्रेशन आया है जब हम Q2 को इस फील्ड रीजन में लेके आए। ये तीसरा एक्सप्रेशन इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के भी तो नज़दीक रखे हैं, तो इनकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है।